हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो सेमेस्टर थर्ड है, इसकी एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र, और इंग्लिश में इस सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर कर रहे हैं। एंड देखिए, ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के एंड जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं हम लोग उन्हें कवर कर रहे हैं। एंड अगर आपने ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लिए तो फिर आपको बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिना बुक्स पढ़े ही आप 100% पास हो जाएंगे अगर आपने ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए, अच्छे से देख लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी इस वीडियो की या ये कहूँ इन क्वेश्चंस की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज का हमारा पार्ट 4 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड एक और वीडियो होगी जो सभी पार्ट की मर्ज होगी, जो कि आपकी क्विक रिविजन के लिए होगी, जो आपकी हेल्प करेगी क्विक रिविजन करने में। याद करने के लिए आप इनसे याद कर सकते हैं एंड क्विक रिवीजन के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो आप फटाफट से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन्हें देख पाएँ। चलिए फिर बिना देरी करें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। एंड अगर नोट्स की बात करूँ, अगर आप नोट्स सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो फर्स्ट वे है नोट्स लेने के लिए कि आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड वे जो है जहाँ से आप मेरे नोट्स रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ये जो सेकंड वे है ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जहां हमने थर्ड वीडियो में छोड़ा था उसी से आगे आज हम फोर्थ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक क्यों कहा जाता है, विवेचना कीजिए। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे संविधान का रक्षक क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए देखेंगे, इस तरह से आप परिचय लिखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग है। यानी ये जो देश की न्यायपालिका है उसका सर्वोच्च अंग है, यानी सबसे ऊंचा अंग है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया गया है ताकि वह संविधान की सर्वोच्चता बनाई रह सके। यानी देखिए, जो भारतीय न्यायपालिका है उसे सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता और शक्तिशाली बनाया गया है ताकि वो सर्वोच्च रह सके, सबसे ऊपर रह सके, कोई भी न्यायपालिका पर दबाव ना बना सके। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक और संरक्षक कहा जाता है। यानी यही रीज़न है कि इसे संविधान का रक्षक और संरक्षक दोनों ही कहा जाता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्यों कहा जाता है। अब हम इसे देखेंगे डिटेल में। यानी अब हम सबसे पहले देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा, यानी किस तरह से संविधान की जो सर्वोच्चता है उसकी रक्षा की जाती है। इसमें आप लिखेंगे भारत में संविधान सर्वोच्च है, यानी भारत का जो संविधान है वो सबसे ऊपर है और सभी कानून, नीतियाँ तथा सरकारी कार्यवाही संविधान के अनुरूप ही हो सकती हैं। यानी संविधान के साथ साथ यह ये कहूँ जो संविधान में लिखा गया है उसी के अनुसार जो कानून बनेगा, नीति बनेगी और सरकार कार्य करेगी, वो सब संविधान के अनुसार ही होता है। यदि कोई कानून या कार्य संविधान के विरुद्ध होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। इसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनर्रक्षण कहा जाता है। यानी अगर कोई भी काम या कोई भी चीज़ संविधान के विरुद्ध हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रोक सकता है। उसे निरस्त का मतलब है रोक देना, उसे ख़त्म कर सकता है। और यही जो प्रक्रिया है इसे न्यायिक पुनर्रक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। यह निर्णय न्यायालय की रक्षक भूमिका को सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी देखिए, जो ये वाला केस हुआ था ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ये जो केस था इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने कहा कि संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं, पर जो मूल संरचना है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जिससे हमें पता चलता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक तरह से रक्षक की भूमिका निभाता है।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। किस तरह से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है, इसमें आप लिखेंगे संविधान ने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनकी रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कर्तव्य है। या ये कहूँ सबसे पहला कर्तव्य ही ये है सर्वोच्च न्यायालय का कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकते हैं। अगर यानी उनके अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 उन्हें अधिकार देता है कि वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाकर गुहार लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ उनके अधिकारों की रक्षा उन्हें चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे नागरिकों का संवैधानिक हृदय और आत्मा कहा है। यानी इन्होंने ही इसे जो संवैधानिक है, संवैधानिक हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय नागरिक और राज्य के बीच एक रक्षक की भूमिका निभाता है। और यही एक तरह से इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये एक तरह से रक्षक की भूमिका निभा रहा है। अब हम देखेंगे संघीय ढांचे की रक्षा। किस तरह से ये जो संघीय ढांचा है उसकी भी रक्षा करता है। इसमें आप देखेंगे भारत एक संघीय देश है जहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। यदि केंद्र और राज्य के बीच किसी विषय पर विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है। इस प्रकार वह संविधान की संघीय भावनाओं की भी रक्षा करता है। यानी हम कह सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की जो संघीय भावना है, संघीय चीज़ें हैं, उनकी भी रक्षा करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संविधान की व्याख्या करने की शक्ति। किस तरह से जो संविधान है उसकी व्याख्या करने की भी इसमें शक्ति है। इसमें आप लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, क्योंकि संविधान की जो एक तरह से व्याख्या है वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। वह यह तय करता है कि संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ, उद्देश्य और सीमा क्या है, और वही ये तय करेगा कि किसी भी चीज़ का कोई भी प्रावधान है उसका क्या अर्थ निकलेगा, क्या उद्देश्य और क्या सीमाएं हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय ही तय करता है। इस कारण वह संविधान की अंतिम व्याख्याकार है और इसी वजह से हम कह सकते हैं ये संविधान की अंतिम व्याख्याकार, यानी इसके बाद कोई भी संविधान की व्याख्या नहीं करता, ये अंतिम व्याख्या करता है। ठीक है, जो सभी लोगों को माननी होती है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्रक्षण, मौलिक अधिकारों की रक्षा, संविधान की व्याख्या और संघीय संतुलन बनाए रखने की शक्ति के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संस्था संविधान की सीमाओं से बाहर ना हो। यानी हर चीज़, जो भी चीज़ हो रही है, जो भी नियम कानून बन रहे हैं वो संविधान की सीमा में रहकर बने, संविधान की सीमा का उल्लंघन ना करें। ठीक है, इसीलिए कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का रक्षक, संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार है, क्योंकि ये संविधान की रक्षा करता है, संरक्षण करता है और अंतिम व्याख्या भी करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है। यानी जो भारतीय संघवाद है इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, मुख्य जो विशेषता हैं वो आपको बतानी है। चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, भारत एक विशाल विविधतापूर्ण और बहुभाषाई देश है। जैसे कि आपको पता है भारत एक बहुत बड़ा विविधतापूर्ण, जहाँ बहुत सारी विविधता और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा देश है। ऐसी स्थिति में शासन की एकात्मक व्यवस्था प्रभावी ही नहीं हो सकती, और ऐसी सिचुएशन में जो एकात्मक व्यवस्था है वो प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती। इसलिए संविधान निर्माताओं ने एक संघीय शासन प्रणाली अपनाई। यानी इसी वजह से जो संविधान को बनाने वाले लोग थे उन्होंने संघीय शासन जो प्रणाली है उसे अपनाया था। लेकिन भारतीय संघवाद पारंपरिक संघवादों से भिन्न है। यानी हमारा जो भारतीय संघवाद है, जो पहले से चले आ रहे संघवाद हैं, उनसे भिन्न देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें संघीय और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन तो है, परंतु केंद्र को अधिकार अधिक दिए गए हैं। देखिए जो भारत है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखिए यहाँ केंद्र और जो राज्य है उसके बीच शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं। इसलिए भारत का संघवाद सहकारी और अर्ध संघीय स्वरूप का है। यानी हम कह सकते हैं जो भारत का संघवाद है वो सहकारी और अर्ध संघीय स्वरूप का है, इसी वजह से, क्योंकि जो केंद्र है उसके पास अधिक शक्ति हैं राज्य से। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संघीय शासन की
स्थापना किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत जो है वो राज्यों के संघ से बना होगा। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि भारत में संघीय ढांचा है जहां केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी सरकारें हैं। इसी एक तरह से इस जो वाक्य है, इस वाक्य से ही हम पता लगा सकते हैं कि भारत जो है वो एक संघीय है जहां केंद्र और राज्य दोनों ही कार्य करेंगे और दोनों की अपनी अपनी सरकारें होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे शक्तियों का विभाजन किस तरह से, जो शक्तियां होती हैं, जो अधिकार हैं, उनका विभाजन किया गया है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी संविधान की 7वीं सूची जो 7 सूची है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। पहली है हमारी संघ सूची जो कि 97 विषय जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, ये सभी जो हैं वो संघ सूची में आ जाते हैं। राज्य सूची, इसमें 66 विषय हैं जैसे कि पुलिस हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया। और संवर्ती सूची जिसमें 47 विषय हैं जैसे कि शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सभी संवर्ती सूची में रखे गए हैं। ठीक है, इस विभाजन से दोनों स्तरों की सरकारों की सीमाएं स्पष्ट होती हैं ताकि एक तरह से जो टकराव है वो उत्पन्न ना हो। अब हम देखेंगे लिखित और सर्वोच्च संविधान किस तरह से, लिखित और सर्वोच्च संविधान है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो रिटर्न में है जो सभी सरकारी कार्यों का आधार है। यही हमारा एक तरह से आधार बनता है, या ये कहूँ एक तरह से बुनियाद है सभी चीज़ों के लिए। यह सर्वोच्च कानून है और विरोध कोई भी कानून सामान्य होता है, यानी ये जो है ये सबसे ऊपर बनने वाला कानून या सबसे ऊपर है और इसके विद्रोह में या विरोध में कोई भी अन्य कानून या कोई भी अन्य चीज़ नहीं आ सकती। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को एक स्वतंत्र संस्था बनाया है जो संघ और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करती है, यानी जो न्यायपालिका है उसे स्वतंत्र रखा है संविधान ने। जो संघ और राज्य के बीच अगर टकराव हो जाता है तो उसको निपटाने का कार्य करती है और संविधान की रक्षा करती है। यह संघीय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है ताकि जो संघीय स्थिति है, ये कहूँ जो संतुलन वाली स्थिति है वो बनी रह सके। अब हम आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे द्विस्तरीय शासन व्यवस्था किस तरह से, भारत में शासन 2 स्तरों पर चलता है, यानी हमारे भारत का जो शासन है वो 2 स्तर वाला शासन है। पहला होता है हमारा केंद्रीय सरकार, दूसरा होता है हमारा राज्य सरकारें। दोनों स्तरों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, यानी दोनों ही, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों अपने अपने अधिकारों और अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संविधान की कठोरता और लचीलापन किस तरह से, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कुछ मामलों में कठोर है, यानी हम कुछ मामलों में संशोधन नहीं कर सकते संविधान में, जैसे शक्तियों का विभाजन के मामले में। तो कुछ मामलों में लचीला भी है, जैसे नागरिक अधिकारों में लचीला है। इससे संघीय स्थिरता के साथ लचीलापन भी बना रहता है, यानी यही चीज़ है जो संघीय स्थिरता के बीच में या संघीय स्थिरता के साथ लचीलापन बनाए रखती है। अब हम देखेंगे केंद्र की प्रधानता किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे यद्यपि भारत संघीय देश है परंतु संकट या आपातकाल की स्थिति में केंद्र के पास राज्य से अधिक शक्तियां होती हैं, यानी देखो भारत जो है वो एक संघीय देश है लेकिन अगर संकट या फिर आपातकाल की स्थिति आ जाए तो केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है राज्य से, जिससे यह अर्ध संघीय स्वरूप धारण कर लेता है। और जब ये क्या कर लेता है, अर्ध संघीय जो स्वरूप है वो धारण कर लेता है, इसीलिए हमारे भारत में अर्ध संघीय जो स्वरूप है वो भी माना जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वित्तीय संबंध किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे केंद्र और राज्य के बीच कर एवं राजस्व वितरण के लिए वित्तीय आयोग का प्रावधान है जो संघीय सहयोग को सुनिश्चित करती है, यानी वित्तीय आयोग भी है जो संघीय या फिर ये कहूँ जो वित्तीय से रिलेटेड मामलों को संभालती है ताकि जो एक तरह से टकराव है वो पैदा ना हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे वर्तमान समय में भारत का संघवाद सहयोग और समन्वय पर आधारित है। नीति आयोग जैसी संस्थाएं केंद्र और राज्य के बीच मिलकर विकास की दिशा
तय करती हैं ताकि एक तरह से जो विकास है उसे बढ़ाया जा सके और विकास की ओर बढ़ सकें। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारतीय संघवाद शक्ति संतुलन एकता और विविधता का सुंदर मिश्रण है। यह ना तो पूर्ण संघीय है और ना ही पूर्ण एकात्मक बल्कि दोनों का समन्वय है। यानी हम ये नहीं कह सकते ये पूर्ण या पूरी तरीके से एकात्मक है या पूरी तरीके से एक आत्मक नहीं है, बल्कि ये दोनों का मिश्रण है। इसी कारण विद्वान केसी वेयर ने कहा, यानी यही कारण है कि केसी वेयर ने क्या कहा, भारत एक संघीय राज्य है परंतु संघ की ओर झुका हुआ संघवाद है। यानी इन्होंने कहा कि भारत एक संघीय राज्य है लेकिन संघ की ओर झुका हुआ संघवाद है। यानी इन्होंने ये लाइन कही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था की सभी समितियों पर चर्चा कीजिए। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी जो सभी समितियां हैं, जो जो समितियां आई थी उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को गाँव के स्तर तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये जो व्यवस्था है ये स्थानीय जो स्वशासन है उस पर आधारित है, जिसमें लोगों को अपने विकास कार्य में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर भी मिलता है ताकि वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन सकें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिन्हें 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में अनुच्छेद 243 में लिखा गया है, 243 से 243 में लिखा गया और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। लेकिन पंचायती राज की वर्तमान संरचना बनने से पहले विभिन्न समितियों ने इसकी रूपरेखा तैयार की। नीचे इन प्रमुख समितियों का वर्णन है। यानी देखिए जो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था है उसको बनने से पहले कई समितियां आई थी जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार करी। अब कौन कौन सी समितियां थी, चलिए अब हम उन्हें देख लेते हैं। पहला है हमारा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो थी इसने क्या किया, यह पंचायती राज की आधारशिला मानी जाती है। यानी पंचायती राज पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी आधारशिला जो है वो बलवंत राय मेहता समिति है। ठीक है, गठन कब हुआ, गठन 1957 में समुदाय विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा के लिए किया गया था। इसका एक तरह से जो संगठन है, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो बलवंत राय जी मेहता थे, इसीलिए इस समिति का नाम भी इनके नाम पर रख दिया गया। अगर प्रमुख सुझावों की बात करें तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश, यानी 3 स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो इसी समिति ने सिफारिश की थी। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा है हमारा पंचायत समिति और तीसरा है हमारा जिला परिषद। ठीक है, वास्तविक लोकतंत्र ग्राम स्तर पर विकसित करने की आवश्यकता बताई ताकि जो एक तरह से ग्राम स्तर है वहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित हो सके। पंचायतों को विकास योजना के क्रियान्वयन में स्वायत्तता दी गई ताकि ये जो है ये सही से कार्य कर सके। नियमित चुनाव और वित्तीय संसाधनों की सुनिश्चितता को सुझाव दिया गया और इसकी जो सुनिश्चितता है उसको बढ़ाया गया। अगर हम इसका परिणाम देखें, यानी इस जो समिति है इसका क्या परिणाम हुआ, तो 1959 राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली लागू हो गई, ये इसका परिणाम हुआ। नेक्स्ट जो समिति है वो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। इस समिति में क्या हुआ, यह समिति पंचायती राज व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करने हेतु आई थी। यानी जो जो कमियां रह गई थी, कमजोरियां थी, उनको उजागर करने, उन्हें दूर करने के लिए आई थी। गठन इसका 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो अशोक मेहता थे। अगर हम इसके प्रमुख सुझावों की बात करें, यानी क्या क्या सुझाव दिए गए, तो इसके सुझावों में 2 स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव था। यानी 2 स्तरों पर जो प्रणाली है वो होनी चाहिए। पहला था जिला परिषद, जिसमें मंडल पंचायत लगभग 15 से 20 ग्रामों का समूह, यानी जो मंडल पंचायत है वो होना चाहिए 15 से 20 गांवों का समूह होना चाहिए। जिला परिषद को विकास कार्य का प्रमुख निकाय बनाया गया।
द्वारा पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई, यानी जो पंचायती संस्थाएं थी उन्हें संवैधानिक जो दर्जा है वो दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने सिफारिश की थी। राजनीतिक दलों की भागीदारी से पंचायती चुनाव करवाए गए ताकि जो एक तरह से पंचायती चुनाव हैं वो होकर राजनीतिक दल बन सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पंचायती संस्थाओं को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए राज्य वित्तीय आयोग गठित किया गया ताकि जो एक तरह से वित्तीय है, पैसे से रिलेटेड परेशानी या फिर जो समस्या हैं वो उत्पन्न नहीं हो। अगर इसके महत्व की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे इस समिति की सिफारिश ने पंचायती राज के संवैधानिक दर्जे की नींव रखी जो बाद में 73वें संशोधन में साकार हुई, यानी इसने जो संवैधानिक दर्जे की बात की गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जीवी के राव समिति। जीवी के जो राव समिति है इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे इसके जो अध्यक्ष थे वो जीवी के राव ही थे। मुख्य जो सुझाव दिए गए थे इसमें आप लिखेंगे पंचायतों को प्रशासनिक योजना का प्रमुख अंग बनाने की बात की गई थी कि जो प्रशासन है उसे प्रमुख अंग बना लिया जाए। जिला स्तर परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई ताकि जो कार्यान्वयन है या फिर जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। विकास प्रशासन में नौकरशाही के स्थान पर जनता की भागीदारी को बढ़ाया गया या फिर ये कहूँ जनता को भी भागीदार बनाया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे LM सहवी समिति। LM जो सहवी समिति है ये 1986 में आई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर LM सहवी थे और इसकी जो प्रमुख सुझाव हैं उसमें आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाए, यानी इसने भी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक मान्यता दिलाने की बात की। ग्राम सभाओं को लोकतंत्र की आधार इकाई के रूप में मान्यता मिली ताकि जो ग्राम सभा है उन्हें लोकतंत्र की एक तरह से आधार इकाई के रूप में देखा जाए, इस बारे में बात की गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पंचायतों को न्यायिक अधिकार भी दिए गए ताकि वह ग्राम न्यायालयों के रूप में काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। अगर इसके महत्व की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे इस समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 पारित हुआ जिसने पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया और बाद में यही आधार बना 73वें संविधान संशोधन का। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हूँ। नेक्स्ट समिति है हमारा ठाकुर समिति। ठाकुर समिति जो आई थी वो 1988 में आई थी। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे पंचायती राज्य संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने का उपाय सुझाना ताकि जो एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था है उसे अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके। अगर सुझाव की बात करें तो पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने और नियोजन प्रक्रिया में सीधा भाग देने की अनुशासन किया, यानी जो एक तरह से अनुशासन है स्वायत्तता है उसको बढ़ाने और सीधा भाग लेने के लिए इसमें बात की गई। अब हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था 1992 में। ठीक है, समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित इस संशोधन के तहत, यानी समितियों की जो सिफारिश थी उनके आधार पर यह संशोधन पारित हुआ था। इसके तहत क्या क्या हुआ, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला, यानी 3 स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था थी जो हमने सबसे पहले देखी उसे दर्जा मिल गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, चुनाव, आरक्षण, वित्तीय आयोग आदि के प्रावधान दिए गए, यानी इन सभी को इसमें रखा गया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे इन सभी समितियों विशेष रूप से बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति ने भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी ये दोनों जो समितियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं एंड आपको इन दोनों के बारे में पता भी होना चाहिए। हो सकता है स्पेशली आपसे इन दोनों के बारे में ही पूछ लिया जाए। इन समितियों के सुझावों के फलस्वरूप आज भारत में ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, यानी इन समितियों की वजह से ही हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र है उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हुई हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे इस प्रकार कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्राम स्वराज के विचार को साकार करने की दिशा में
संविधान और समिति का संयुक्त प्रयास है। यानी हम कह सकते हैं संविधान और जो समितियां हैं उन्होंने एक साथ मिलकर प्रयास किया, जिन्होंने इसे साकार करने में मदद की, जहां अब ग्राम स्वराज जो है उसको भी विकास की और एक तरह से लोकतंत्र की ओर प्रभावित किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग वीडियो नंबर 5 में कवर करेंगे। ओके, आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस हैं आप उन्हें देख पाएँ। आप यूट्यूब चैनल की बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड नोट्स के लिए सेकंड जो तरीका है वो है मेरा टेलीग्राम चैनल। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी। एंड इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, एंड आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।